आपका जब अभिनंदन रतनगढ़ में हुआ था उसमें रफीक मंडेलिया ने एक आवाज़ उठाई थी कि जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि जिलाध्यक्ष के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता और आप स्टैंडिंग विधायक भी हैं, तो दो जिम्मेदारी आपको दी गई। आपको लगता है कि जिले के नेता संतुष्ट इस बात से? मनोज जी, अभी एक जो मामला है काफ़ी सोशल मीडिया में भी चर्चा में है। विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल में आपने वहाँ पर लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था, जहाँ पर 100 जो टेबल कुर्सियों की रेट है 10 लाख रुपए बताई गई है और हम सब जानते हैं कि इतना प्रतिशत 2 या 3 लाख रुपए का होता है। तो क्या कहेंगे इस संबंध में? आपको नहीं लगता कि बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है? आरोप है आप जयपुर प्रदर्शन में नरेगा मजदूरों को लेकर गए। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय विधायक मनोज मेघवाल के जय निवास पे हूं और आप इस समय चूरू जिले के जिलाध्यक्ष कांग्रेस के बन चुके हैं और उसके बाद पहली बार आपसे इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने की। तो ये जानना चाहूँगा कि जिलाध्यक्ष के रूप में आपके सामने अब कौन सी चुनौतियाँ मानते हैं इस समय आप? जिलाध्यक्ष के रूप में तो सबसे पहले तो आने वाले कुछ महीनों में जो नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव अगर ये सरकार कराती है तो पहला टास्क ये रहेगा कि अब हम इस ज़िले में कांग्रेस के प्रधान बनाएं, कांग्रेस का प्रमुख बनाएं, नगर निकायों में कांग्रेस के चेयरमैन बनाएं। उम्मीद है कि चुनाव होंगे जल्द। सुप्रीम कोर्ट ने अब डेडलाइन कर दी कि 15 अप्रैल तक आपको चुनाव कराने हैं। हालांकि सरकार ने अपील करी उसको, पर उस पर स्टे नहीं किया और उम्मीद है कि भी अप्रैल नहीं तो मई जून तक ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव हो जाएंगे। तो हमारा पहला जो पार्टी के लिए है वो यही है कि हम इन चुनाव में मजबूती के साथ जाएं और इनको कांग्रेस के यहाँ से। क्या लगता है बार बार चुनाव की तिथियां टालना, इसके पीछे क्या लग रहा है आपको? बार बार सरकार क्यों टालना चाहती है चुनाव, ये नगर पालिकाओं के और ये पंचायत के? अब ये तो सरकार ही जाने क्यों टालने चाहिए, क्यों डर रही है चुनाव लड़ने के लिए। जीत हार अलग होती है। कांग्रेस ने भी बहुत चुनाव लड़े हैं, बहुत से चुनाव हारे हैं, पर चुनाव से कभी पीछे नहीं हटी। पंचायत राज और नगर निकाय वो चुनाव है कि जिसमें सीधा पब्लिक और पब्लिक के से जुड़े हुए जो नीचे के मोहल्ले गली गांव के जो लोग हैं वो सीधे जुड़े रहते हैं। सीधा संपर्क जनता का और जनप्रतिनिधि होता है। विधायक और सांसद तक पहुंच थोड़ी सी कम हो जाती है, बिल्कुल, पर सरपंच और पार्षद की पहुंच बहुत ज़्यादा आम आदमी अपने गांव की, क्योंकि वो 24 घंटे उन्हीं के बीच में रहते हैं। सही है। हम तो 24 घंटे हर गांव में उपलब्ध नहीं रहते। सही बात है। पर पार्षद 24 घंटे मोहल्ले में रहता है, सरपंच 24 घंटे अपने गांव में रहता है। तो वो ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सुदृढ़ व्यवस्था पंचायत राज और नगर निकायों की हुई है। तो इनको टालना मेरे ख्याल से गलत है। आपका जब अभिनंदन रतनगढ़ में हुआ था उसमें रफीक मंडेलिया ने एक आवाज़ उठाई थी कि जब राहुल गांधी कह चुके हैं कि जिलाध्यक्ष के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता और आप स्टैंडिंग विधायक भी हैं, तो दो जिम्मेदारी आपको दी गई। आपको लगता है कि जिले के नेता संतुष्ट इस बात से? नहीं, जिले में संतुष्टि अंतुष्टि का तो सवाल ही नहीं था। सवाल ये था कि जो संगठन सर्जन में जो लोग जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे थे और जिन्होंने भागदौड़ भी की थी और जिनके मन में ये था कि हम जिलाध्यक्ष बने क्योंकि अभी जनप्रतिनिधि रूप में किसी पद पे नहीं है, तो उनका विशेष तौर से था। और हमारा ये था कि भी हम पहले से ही विधायक के रूप में समय नहीं है का ज़्यादा, और दूसरा पार्टी में भी दो जिलों की मेरे पास जिम्मेदारी है। नागौर और नागौर में एक ज़िला और बन गया, आपको पता है, डीडवाना कुचामन, और वहाँ के प्रभारी के रूप में पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो पार्टी में पहले से ही जिम्मेदारी थी, एक ही जगह 2 जिलों की जिम्मेदारी होगी। विधायक के रूप में काम कर रहे हैं तो मेरी ये था कि भी जिनके पास जिम्मेदारी अब थोड़ी कम है तो वो मुख्य धारा में आके अपना पूरा योगदान करें। तो उसके लिए हमारा था कि भी मैं आपको पता है, न आवेदन किया था न दौड़ में था। और यहाँ सुजानगढ़ में भी जब हुई थी तो हमने तो यही कहा भी जो ज़िले में कर रहे हैं उनके करो और करो। हमने तो कहीं इसलिए मेरा ये था कि भी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी देती है कि जो अभी पद पे नहीं है तो थोड़ा सा वो और ज़्यादा बेटर कर पाएगा, उसके लिए बात थी। मनोज जी, अभी एक जो मामला है काफ़ी सोशल मीडिया में भी चर्चा में है। विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल में आपने वहाँ पर लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था, जहाँ पर 100 जो टेबल कुर्सियों की रेट है 10 लाख रुपए बताई गई है
और हम सब जानते हैं कि इतना फर्नीचर 2 या 3 लाख रुपए का होता है। तो क्या कहेंगे इस संबंध में? भी आपको नहीं लगता कि बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है? देखिए, जो बेनाथ हाई स्कूल का ये जो मैटर है, और वास्तव में लोगों के भी मन में बहुत से प्रश्न उठे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो जो 100 विद्यार्थियों के लिए नहीं, वो 200 विद्यार्थियों का फर्नीचर है जी। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि 100 की जगह 200 होते ही वो 50% पर जाता है। उसकी जो रेट है वो 4200 रुपये प्लस जीएसटी है। पर समस्या है कि 4200 रुपये जीएसटी भी क्या वास्तविक रेट है कि नहीं है बाजार में वास्तविक में, ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। तो इस पे वास्तव में सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की जो टेंडर सरकार कर रही है, ये एक स्कूल बेनाथ हाई स्कूल का मैटर नहीं है। ये राजस्थान में हज़ारों स्कूल आप जानते हैं सरकार खरीद कर रही है, और एमएलए लेड से तो मान लो एक विधानसभा में 1-2 स्कूलों में खरीद होगी 200 विधानसभा में 200-500 स्कूलों में खरीद होगी। पर सरकार कितना खरीद रही है माल, कितनी खरीद हो रही है? अगर कहीं ना कहीं इसमें लोच है, कहीं ना कहीं इसमें गैप है, तो कितना बड़ा नुकसान सरकार को हुआ होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा। हमने तो लिखा है कि भी इसकी जांच की जाए कि इस तरह की टेंडर अगर हुए हैं तो किन्होंने किए, किन अधिकारियों ने किए, कहीं मिली भगत है या क्या नहीं है, जांच का विषय है। सोचना पड़ेगा कि सरकारी प्रक्रिया का अगर इस तरह से खरीद सरकारी डिपार्टमेंट में होगी तो लोगों के प्रश्न तो उठेंगे, पर हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि ये कोई एक स्कूल का नहीं, ये व्यवस्था का मैटर है। बिल्कुल सही। पैसा जनता का है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए और एक वास्तविक स्थिति है। कहीं अगर टेंडर गलत हो तो आपको निरस्त किया जा सकता है। हमने ये सबसे पहले तो कहा, पहले इस तरह के अगर और एक नहीं और भी टेंडर तो उनको निरस्त किया जाए सबसे पहले। क्योंकि अगर टेंडर सही नहीं है तो सरकार के पास पावर होता है, वो निरस्त करती है। क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल। अच्छा, अभी बड़ा मामला जो है वो अरावली पहाड़ियों को लेकर है, जो एक नियम लगाया गया था। इसमें हमारे क्षेत्र में अगर हम डूंगर बालाजी की बात करें तो इसकी पहाड़ियाँ तो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, और इसका बड़ा विरोध हुआ। आप लोगों ने भी इसका प्रदर्शन किया था और सरकार कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है। तो क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, मैटर सिर्फ अरावली का मैटर को लेके है, जो अरावली पर्वतमाला है। हाँ। तो उस पे काफ़ी लंबे समय से आया, खनन प्रक्रिया पे रोक लगी हुई है, पट्टे नए देने पे रोक लगी हुई है, पुराने पट्टे हैं उन पे खनन की रोक लगी हुई है। तो अरावली संरक्षित होनी चाहिए। अरावली कोई अपन लोगों की बनाई हुई चीज़ नहीं है, कुदरत की दी हुई एक खूबसूरत देन है जो अनादिकाल से है। तो राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा, राजस्थान में बहुत बड़ा हिस्सा है, हरियाणा में इसका हिस्सा है, और अरावली पर्वत राजस्थान की तो एक शान है। प्राकृतिक संतुलन का बहुत बड़ा एक नायाब है। अगर अपन प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने का काम करेंगे तो आने वाले समय में पीढ़ियां भी माफ़ नहीं करेगी और बहुत बड़ा नुकसान हम इस प्रकृति को कर जाएंगे। तो अगर किन्हीं ने प्राणवादियों ने और ने मिलकर चिंता करी है तो अपन लोगों को सोचना पड़ेगा और संरक्षित रहना पड़ेगा। क्योंकि विकास के लिए ज़रूरी है कि सामान भी चाहिए और भी विकल्प है, और भी जगह खनन हो रहा है। कहाँ खनन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, उसका वास्तव में एक जो सक्षम कमेटी है, जो जानकार कमेटी है, जो इस मुद्दों को समझती है, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में इस तरह की बात आनी चाहिए भी कहाँ खनन होना है, कहाँ नहीं होना। और अगर उन्होंने अरावली को प्रतिबंधित किया तो होना चाहिए। अब 100 मीटर, 50 मीटर, 5 मीटर का क्या लेना देना? शिव जी, आप क्या हाइट 6.5 फुट है, किसी की 4 फुट है, तो क्या वो आदमी नहीं है? उसको जीने का अधिकार नहीं। अरावली तो एक जगह है, ऊंचाई नीचाई से मतलब नहीं है। अब उसमें 100 मीटर है, 100 से 99 मीटर है, तो आप उसको काट लोगे। 100 नहीं काटोगे, 101 है तो उसको नहीं काटोगे, 99 है तो उसको काट लोगे। अभी इस पे मामले में आप विवाद में हैं। चूरू में आपने प्रदर्शन किया था, सुजान में प्रदर्शन किया था। आरोप है आप जयपुर प्रदर्शन में नरेगा मजदूरों को लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप में भी ये चल रहा है कि नरेगा के मजदूरों को ले जाकर आपने प्रदर्शन किया था भीड़ दिखाने के लिए। सुजानगढ़ का आपने देखा होगा प्रदर्शन। हाँ। क्या उसमें कोई मजदूर आपको मिला? कोई एक भी मजदूर आपको दिखा क्या उसमें? कांग्रेस कार्यकर्ता वाला कोई नजर आया क्या आपको? चूरू वाला भी आपने वीडियो देखा होगा, एक भी आपको मिला क्या? और हम तो पिछले 5 साल से राजनीति कर रहे हैं, पर हमारा परिवार 50 साल से राजनीति में।
कांग्रेस पार्टी की सैकड़ों रैलियां हुई होंगी, क्या कभी आपने देखा, कभी सुना? रही बात इस तरह की, तो हमारे तो रैली चूरू में थी साहब, हाँ, हम तो चूरू रैली गए थे, वहाँ प्रदर्शन, क्या रैली नहीं थी, प्रदर्शन था एक। बिल्कुल। और यहाँ से जो कार्यकर्ता गए थे आप सब देख सकते हो कौन है, न कोई मजदूर ले जाने के, न नरेगा की बात है। अब अरावली का एक मुद्दा, बड़ा मुद्दा था, पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह लोग धरने दे रहे थे, प्रदर्शन कर। उस प्रदर्शन में कौन किसको कहाँ ले गया, क्यों ले गया तो किसको ले गया, किस कंडीशन पे ले गया, अब ये प्रश्न तो उनसे करने का है कि भी किस तरह के तत्व कौन है। जो बात सामने आई है, वास्तव में अगर इस तरह से कोई कर रहा है प्रदर्शन, अगर अरावली पे कर रहा है, हम नहीं है, बहुत से संगठनों ने किए हैं, बिल्कुल। बहुत से हम राजनीतिक पार्टियां भी कर रहे हैं, संगठनों ने भी किए हैं, पर अगर इस तरह की कोई बात आई है तो उसका लांछन हमारे पे क्यों? हमने हमारा प्रदर्शन, हम तो जयपुर गए ही नहीं हमने तो कोई मतलब ही नहीं हमारा। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे विधायक मनोज मेघवाल, जो कि इस समय चूरू के कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं, और आज बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं कि जो मामला फर्नीचर घोटाले का आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह के मामले आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और अरावली प्रदर्शन के मामले में भी कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग जानते हैं, कोई मजदूर नहीं था, सारे कांग्रेसी उसमें थे। तो कुल मिला के जो सामयिक मुद्दों पर बहुत खुलकर उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया है। ऐसे लगले में शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।